अब चलिए उन दो इंपॉर्टेंट केस लॉज के ऊपर बात करते हैं जो कि वीडियो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया था। जितने भी सेक्शंस हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके स्कोप को कैसे ये केस लॉज काफ़ी ज़्यादा वाइड करते हैं। तो देखिए जो पहला केस लॉ है वो है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 का केस लॉ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस केस में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया गया था कि ये जो देश में जितने भी ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस हो रहे हैं, उस समय काफ़ी ज़्यादा कस्टोडियल वायलेंस होता था, काफ़ी ज़्यादा आर्बिट्ररी एंड इलीगल अरेस्ट किए जाते थे। अगर किसी भी बंदे के ऊपर एलिगेशन लग गया है तो वहाँ पे वो नहीं देखा जाता था कि भैया ये छोटा ऑफेंस किया है बड़ा ऑफेंस किया है, तो अगर पेटी ऑफेंस भी है तो उसको वहाँ पे अरेस्ट करके धर लिया जाता था और कोई भी प्रोसेस वहाँ पे अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स काफ़ी ज़्यादा जेल्स में बढ़ रहे थे। इनफैक्ट काफ़ी लोगों की डेथ भी कॉज की जा रही थी कस्टोडियल वायलेंस में, भैया एनकाउंटर हो जा रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से PIL लाया गया। और इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने 11 गाइडलाइंस दी जो कि काफ़ी ज़्यादा लैंडमार्क थी, जो कि पुलिस वालों को फॉलो करना है। या किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हो तो ये सारे प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए वो 11 गाइडलाइंस क्या है देख लेते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर गाइडलाइंस दिख रही होंगी। पहली गाइडलाइन क्या है कि जो पुलिस वाला है जो अरेस्ट करने गया है या फिर जो कि इंट्रोगेशन कर रहा है अरेस्टेड पर्सन का, तो उसको वहाँ पे प्रिसाइज विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन लेबल्स को पहनना होगा जिस पे उनका डेजिग्नेशन लिखा हो, और एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा जहाँ पे सारी डिटेल लिखा जाएगा। डिटेल्स ऑफ ऑल पर्सनल हैंडलिंग द इंट्रोगेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर। हर चीज़ का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। ये पहली गाइडलाइन थी। दूसरी गाइडलाइन ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक प्रिपेयर किया जाएगा जहाँ पे टाइम ऑफ अरेस्ट लिखा होगा, और इस मेमो में अटेस्टेशन भी होगा। इट विल बी विटनेस बाय एटलीस्ट वन विटनेस, जो कि फैमिली का मेंबर हो सकते हैं या फिर रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकते हैं फ्रॉम द लोकेलिटी जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, और इसको साइन भी किया जाएगा जो कि डिटेनी है जिसको अरेस्ट करने गए हैं, और ये भी बताया जाएगा टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट क्या है। तो आप अभी तक ये समझ गए हो, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लिखा है क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ें अभी पहले सेक्शंस में भी पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, इसको आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा एक्सटेंड भी किया है और एम्फोसाइज भी किया है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे ये जो दो गाइडलाइंस है हमारे प्रोसीजरल कोड में है, लेकिन इसके ऊपर एम्फोसिस डाला है। आगे 11 गाइडलाइन मतलब जो बाकी गाइडलाइंस है उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं जो पुलिस वालों को फॉलो करनी है। नेक्स्ट गाइडलाइन तीसरी ये कह रही है कि जो पर्सन अरेस्ट हुआ या डिटेन हुआ है किसी भी पुलिस स्टेशन पे या फिर उसका इंट्रोगेशन हो रहा है, ही शैल हैव द राइट टू हैव अ फ्रेंड और रिलेटिव or other person known to him or who has an interest in his well-being will be informed as soon as possible that you have been arrested and are being detained in a particular place unless the witness crediting the arrest memorandum is himself a friend or relative of the arrested। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है कि पुलिस वालों को नोटिफाई करना पड़ेगा डिटेनी कब अरेस्ट हुआ है, क्या टाइम पर अरेस्ट हुआ है, कहाँ पर अरेस्ट हुआ है, कौन सी जगह पर अरेस्ट हुआ है, किसको बताना होगा, डिटेनीज के नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव जो कि बाहर रहता है डिस्ट्रिक्ट के या फिर सिटी के, थ्रू डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेशन पुलिस ऑफ द अफेक्टेड एरिया टेलीग्राफिकली विद इन द पीरियड 8 से 12 घंटे के बीच में आफ्टर द अरेस्ट। तो ये चीज़ पुलिस वालों को करना होगा। नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहता है पुलिस वालों को अरेस्टेड पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि उसके पास राइट है टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज अरेस्ट और डिटेंशन एज सुन एज ही इज पुट अंडर अरेस्ट और डिटेन्ड। जैसे अरेस्ट हुआ डिटेन्ड हुआ तो उसको उसकी इस राइट के बारे में बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन ये कहती है केस डायरी में बनाई जाएगी जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, जो अरेस्ट पर्सन हुआ है उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है जिसको उसके अरेस्ट के बारे में बताया गया है उसके बारे में लिखना होगा। जो पुलिस ऑफिशियल है जिसने अरेस्ट करके लाया उसका नाम, उसका पर्टिकुलर जिसकी कस्टडी में है उसके बारे में भी लिखना होगा। इसके बाद जो गाइडलाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले अरेस्ट करने जाते हैं तो हाथापाई हो जाती है, तो सामने वाले को चोट भी लग जाती है, तो उसके लिए ये किया गया है। तो भैया अपॉन रिक्वेस्ट द अरेस्टी मस्ट ऑल्सो बी एग्जामिन्ड एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट एंड मेजर एंड माइनर इंजरीज, जो भी हुआ है उसके बॉडी पे इंजरीज वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उस इंस्पेक्शन मेमो में, जिसको साइन करेगा डिटेनी भी, और जो पुलिस ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया है वो भी वहाँ पे साइन करेगा, और इसकी एक कॉपी उस डिटेनी को दिया जाएगा। इसके बाद जो गाइडलाइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है बाय अ ट्रेंड फिजिशियन। तो जब से कस्टडी में वो है उसके हर 2 दिन में, हर 48 आवर्स में उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हालांकि प्रैक्टिकल सेंस में कितना फॉलो होता है आप तो जानते ही हो, लेकिन गाइडलाइन तो है कि ये होना है। इसके बाद जो गाइडलाइन है कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द अरेस्ट मेमो मस्ट बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर रजिस्ट्रेशन, मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद जो सेकंड लास्ट गाइडलाइन है वो कहता है कि अरेस्टी जो है उसके पास राइट होगी कि
कि उसको अलाउ किया जाए कि वो अपने मन चाहे अटॉर्नी से मिल सके, वकील से मिल सके ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन, ऑल्दो नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। ये भी हम लोगों ने बेयर एक्ट में पढ़ाई हुआ था। अभी जो लास्ट गाइडलाइन है वो ये है, एक पुलिस कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा, जहाँ पे जो अरेस्टिंग ऑफिसर है हर उस अरेस्ट को इन्फॉर्म करेगा, प्लेस ऑफ कस्टडी बताएगा उस अरेस्टेड पर्सन की विद इन 12 आवर्स आफ्टर द अरेस्ट। अरेस्ट के 12 घंटे के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, और जो इन्फॉर्मेशन है ये एक बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले भी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये जो गाइडलाइंस है ये दी गई थी डीके बासु के केस में। अब चलिए अरनेश कुमार के केस के ऊपर बात कर लेते हैं, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 2014 का केस है। बेसिकली इसमें भी इनडिस्क्रिमिनेट मतलब केयरलेस अरेस्ट हो रहे थे, आर्बिट्ररी अरेस्ट हो रहे थे, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई थी। तो चलिए जल्दी से उसकी गाइडलाइंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहली गाइडलाइन ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट को गाइडलाइंस निकालनी होंगी, इंस्ट्रक्शंस निकालने होंगे कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी अरेस्टिंग पावर्स को काफी कॉशियसली यूज करें। पहली गाइडलाइन ये कहती है। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन ये कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको मैंडेट करे ये स्टेट गवर्नमेंट कि भैया वो एक चेकलिस्ट को रखें, जिसमें सारी चेकलिस्ट वहां पे टिक होनी चाहिए अरेस्ट करते समय। चेकलिस्ट में बेसिकली क्या होंगी, वो सारी कंडीशंस होगी जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस की है स्टार्टिंग में बेयर एक्ट में, तो उनको वहां पे चेकलिस्ट को टिक करना होगा। फिर इसके बाद उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने के बाद जब उसको प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, तब ये जो चेकलिस्ट है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखी जाएगी, और पुलिस वालों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जो उसका रीजन टू बिलीव था, जिसके बेसिस पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, वो उसको वहां पे बताने होंगे। फिर इसके बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है उनकी ड्यूटी आएगी। यहाँ पे क्या ड्यूटी रहेगी कि उनको ये जो चेकलिस्ट दी गई है उसको काफी केयरफुली वो उसको पढ़ें, जो अदर डॉक्यूमेंट्स उसको काफ़ी केयरफुली एनालाइज करें, और उसके बाद अपना जजमेंट देगी भैया हाँ ये जो डिटेंशन है इनका उसको ग्रांट करना है या फिर उसको रिजेक्ट करके वहाँ पे जो अक्यूज है उसको छोड़ देना है। इसके बाद अगर कोई डिसीजन है कि वो जो अक्यूज पर्सन उसको अरेस्ट नहीं करना है, तो ये चीज़ मजिस्ट्रेट साहब को बताना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द केस, जब वो केस स्टार्ट होगा। इसके बाद जो नोटिस दिए जानी थी कि अगर पुलिस वाले को नेसेसरी नहीं लग रहा है उस अक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने का, तो नोटिस दी जाएगी अक्यूज पर्सन को बिफोर इनिशिएटिंग द केस अगेंस्ट हिम। अगर नोटिस नहीं जाती है तब यहाँ पे जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसके बाद ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के साहब के ऊपर कि अगर वो ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। इसके बाद गाइडलाइन ये कहती है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं कि सामने वाले का डिटेंशन आपने ऑथराइज कर दिया लेकिन प्रॉपर रीजन नहीं दिए, तब भी मजिस्ट्रेट साहब के खिलाफ एक्शन होगा। कौन करेगा एक्शन? हाई कोर्ट करेगी एक्शन। और ये जो गाइडलाइंस है, ये जितनी भी मैंने गाइडलाइंस आपसे डिस्कस किया है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केसेस में लागू होगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, और ये जितने भी मैंने आपको गाइडलाइंस बताई है उन केसेस में लगेंगे जहां पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है विद द मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 7 ईयर्स विद और विदाउट फाइन। तो गाइज ये थे दोनों केसेस, अरनेश कुमार का केस और डीके बासु का केस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपका सवाल हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो LLB वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।